हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। स्टडी आईएएस आपके लिए लेके आया है एनवायरनमेंट का पीटी 365, जो कि विजन का डॉक्यूमेंट है। काफ़ी सारे टॉपर्स ने टाइम एंड अगेन रिकमेंड किया है विजन इस डॉक्यूमेंट को, और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में 2020 से आपका अगस्त 2021 तक का कोर्स कवरेज मिलता है करंट अफेयर्स का, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। साथ ही साथ काफ़ी सारे बेसिक कंसेप्ट जो हमारे स्टैटिक में रिलेट होते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, और उनका इंटर रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारा अच्छा चंक प्रीलिम्स का आपका कवर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल सिनेरियो के बारे में, कि किस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो में क्लाइमेट चेंज की स्थिति अभी है और क्या क्या डेवलपमेंट्स अभी हुए हैं। उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स आपके लिए, वो आप देख लीजिए। अनअकैडमी लेकर आया है वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक ऑल। उसका ऑफर जो था वो 28 अगस्त तक के लिए एक्सटेंड हो गया है। ये प्राइजेस दिए गए हैं, लिमिटेड ऑफर है। अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। आपको 30 मेंस टेस्ट देखने को मिल जाएंगे और 80 टेस्ट एवरी ईयर देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने सुविधा अकॉर्डिंग उस टेस्ट सीरीज़ में पार्ट ले सकते हैं, और हो सकता है कि आगे जाके प्राइसेस बढ़ जाएँ, तो आपको सही समय पर कदम उठाना चाहिए। अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देना चाहिए। मेंटरशिप आपको यहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेटर से मिल जाएगी। साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाएगा। यहाँ पर आप कोड स्टडी आईएएस को अप्लाई कर सकते हैं अपना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। एंड यहाँ पर आपको सीएससी एश्योर देखने को मिलता है। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 ईयर की फीस भी एक्सटेंशन, 1 ईयर का फ्री एक्सटेंशन मिलता है। ओके, सी और आपको मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अगर आप लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी वो भी प्रोवाइड कर रहा है ना। और ख़ासतौर से हिंदी माध्यम के लोगों के लिए, जहाँ पर कंटेंट की प्रॉब्लम होती थी, तो उसके लिए भी 20 बुक्स तैयार की गई हैं यूपीएससी एक्सपर्ट्स द्वारा, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपका सिलेबस को कवर करती हैं। और यूपीएससी कॉम्बैट से आप काफ़ी 4 करोड़ प्लस स्कॉलरशिप जीत सकते हो। 60 मिनट्स 56 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए एंड एक्सेल करिए, अपनी अपनी प्रिपरेशन को एक्सेल करिए। न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2021 के लिए, 2022 के लिए और 2023 के लिए। 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप जल्द ही इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। 60 डेज टू गो प्रीलिम्स। ओके, 2 मंथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 15,000 में, और आप प्रोफेशनल एजुकेटर से देख सकते हैं। इंग्लिश बाइलिंगुअल, जो भी लैंग्वेज आपको अपने अकॉर्डिंग सही लगे, आप उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। 1 ईयर बैच है, 2 ईयर बैच है, और प्लस सब्सक्रिप्शन में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं। अगर हम प्राइजेस की बात करें तो जो नॉमिनल प्राइजेस हैं यहाँ पे 49,500 एंड 74,500, ये आपको ईयरली प्राइसेस पे करनी है, पर मंथ आपको पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट पे। तो पीटी 365 की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट अपना टॉपिक आता है कि ग्लोबल सिनेरियो। सबसे पहले हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल सिनेरियो क्या है। तो सबसे पहले हम किस तरीके से देख सकते हैं, तो रिपोर्ट्स आएंगी। तो रिपोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहली बात करें तो एमिशन गैप रिपोर्ट्स। एमिशन गैप रिपोर्ट आती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये रिपोर्ट बनाई गई, जो कि एक एनुअल रिपोर्ट है। इसमें बताया गया कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये इंक्रीज हो रही हैं। लगभग एवरेज अगर हम बात करें तो 4% पर ईयर इंक्रीज हो रही हैं। 2019 में तो हमने इनका रैपिड इंक्रीज देख लिया ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स हुई, उसकी वजह से रैपिड इंक्रीज भी आपको देखने को मिला। G20 है, इसमें जो G20 का ग्रुप है वो ज़्यादातर एमिशन करते हैं। मतलब आप देखो कि G20 में ये जो चाइना, यूएस, EU प्लस यूके, यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड किंगडम और इंडिया, ऐसे सारे बड़े बड़े देश आते हैं जो कि ज़्यादातर एमिशंस करते हैं। ऑलमोस्ट यही चार पाँच मिलाकर आप बताओ तो 55% ऑफ एमिशंस तो यहीं से होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि G20 है वो एक बल्क एमिटर निकल के आ रहा है। आपको ये याद रखना है कि क्रोनोलॉजी क्या है। तो चाइना अगर हम बात करें तो अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिटर है, उसके बाद यूएस, उसके बाद यूरोपियन यूनियन प्लस यूनाइटेड किंगडम एंड देन इंडिया। तो इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट एमिटर ऑफ दी वॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। दिस पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर। अगेन, एज ऑफ नाउ अगर हम करंट नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो ग्लोबल लेवल पे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो अभी जो टेम्परेचर को कंटेन करने की पॉसिबिलिटीज है वो 3 डिग्री सेल्सियस की रखी हैं। मतलब अगर करंट एनडीसी के हिसाब से हम 3 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर को कंटेन कर पाएंगे, उससे कम नहीं। और टू थर्ड ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस emission according to this report is related to what is it is linked to private households. Okay, and
this COVID-19 happened in 2020, which gave us short-term reduction in the greenhouse gases emission. Okay, but again, for the long term, this is not a viable thing. Okay, so we have to get some solution, some way forward, which will help in India and the world to reduce their greenhouse gas emissions. If you talk, if you see the chart, see the India's growth is very gradual in the per capita emission. You can see that from 1990 to 2019, very slow increase hai. However, there is a fluctuation in other countries. You can see how the China has taken a growth, very high growth of the greenhouse from this side, and how United Kingdom's greenhouse gas emission is slowly uh, declining. Like this, you have to make the analysis. फ्रांस का क्या है, फ्रांस का अप एंड डाउन है, like this. अगेन अगर हम बात करें तो हाईएस्ट ग्रीन हाउस एमिशन किससे होता है, तो फॉसिल फ्यूल से. फॉसिल फ्यूल जो है, फॉसिल फ्यूल वो सबसे ज़्यादा CO2 एमिट करता है. उसके बाद अगर हम देखें तो CH4 मीथेन का कंट्रीब्यूशन है. उसके बाद अगर हम देखें तो लैंड यूज चेंज CO2 अगेन. तो ये क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट ग्लोबल एमिशन किस चीज़ से होता है, तो फॉसिल फ्यूल से जो है सबसे ज़्यादा होता है. साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक और रिपोर्ट रिलीज़ हुई है जिसका नाम है मेक पीस विथ नेचर. ओके, इसने एक नए कंसेप्ट की बात की गई जिसका नाम है ट्रिपल इमरजेंसी. ट्रिपल इमरजेंसी आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पॉल्यूशन हो रहे, तीनों आपस में एक दूसरे को बढ़ा भी रहे हैं और एनकरेज भी कर रहे हैं. तो क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी होती है, क्योंकि हमको एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में कहीं पर ज़्यादा सूखा देखने को मिल रहा है, कहीं पर ज़्यादा फ्लड्स आ रही हैं. फ्लड्स आने की वजह से हो सकता है कि उस जगह की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो जाए. साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी का एक एनवायरनमेंट का एक नियम होता है कि वो नेगेटिव फीडबैक को, मतलब अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसको कम करने की कोशिश करती है. इसको बोलते हैं हम हेमियोस्टेसिस. ओके, अब वो जब बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है तो वहाँ पर जो पॉल्यूशन है, अगर पॉल्यूशन किसी एरिया में आ रहा है तो अपने नेगेटिव इफेक्ट को कम करने की क्षमता भी वो इकोसिस्टम लूज कर देगा. तो पॉल्यूशन भी एक रीजन है. साथ साथ क्लाइमेट चेंज से भी पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है. तो ईच ऑफ दीज थ्री आर इंटर रिलेटेड. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल इमरजेंसी गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट में. कमिंग टू द कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट. ओके, ये भी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज की है. साथ ही साथ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी इसको रिलीज़ किया है. तो यहाँ पर UNEP एंड IEA दोनों ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं. इन्होंने क्या कहा है कि इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कूलिंग इज कंट्रीब्यूटिंग टू एमिशन ऑफ HFC. अभी क्या है, राइट नाउ ग्लोबल इमरजेंसी सिचुएशन है. जैसे कि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो टेम्परेचर किसी प्लेस का बढ़ रहा है. अब वहाँ पर उसकी वजह से क्या होगा, पीपल क्या करेंगे, वहाँ पर पीपल ज़्यादा AC एंड कूलर्स इंस्टॉल करने लगेंगे. कूलर्स तक तो ठीक है, बट AC जो होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स, उसमें क्या होता है, कूलिंग होती है. कूलिंग्स में HFCs यूज़ होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ होते हैं, है ना. तो इनकी वजह से अगेन जो है HFC बढ़ने की वजह से अगेन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है. ओजोन लेयर भी डिप्लीट होती है. तो यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन की वजह से क्या हो रहा है, एक साइकिल बन रही है. हम लोग एक विशियस साइकिल में फंस गए हैं. ओके, तो इस प्रॉब्लम को हमको टैकल करना है. कूलिंग एमिशंस, कूलिंग की वजह से जो रेफ्रिजरेंट्स हैं उनके कूलिंग के एमिशन की वजह से हमको यहाँ पर कोई सॉल्यूशन चाहिए होगा, क्योंकि डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो अगेन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिमांड बढ़ेगी किसकी, कूलिंग एमिशन की. कूलिंग एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी. तो इस साइकिल से हमको निकलना है. इसके लिए किगाली अमेंडमेंट लाया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हम देखेंगे. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बात करता है कि ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस है उसको हमको कम करना है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना. ऐसे सब्सटेंस को एमिट हमको नहीं करना है. बट HFC इज़ नॉट अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, तो उसको यूज़ कर सकते हैं. हाउएवर HFC का एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि वो ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है. तो इसके लिए क्या किया है कि इसके लिए हम किगाली अमेंडमेंट लाएँ. किगाली अमेंडमेंट क्या करता है कि HFC को भी यहाँ पे आपको कम करना है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को तो कम करना ही करना है, HFC को भी कम करना है, क्योंकि भले ही HFC ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, बट ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल तो उसका वेरी हाई है. तो किगाली अमेंडमेंट उसकी वजह से आया है. तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. साथ ही साथ एक और यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन, हाल ही में इंडिया ने किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई किया है. साइन पहले ही कर रखी थी, अभी अभी रेटिफाई किया है. तो अब जल्दी ही इस पर इम्प्लीमेंटेशन का वर्क भी चालू हो जाएगा. ओके,
अब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें तो ऑब्वियसली आप लोगों ने ये नाम पहले से ही सुना है। इसके हेडक्वार्टर नायरोबी केन्या में लाई करते हैं। एनवायरमेंटल अथॉरिटी है जो कि ग्लोबल लेवल पर एनवायरमेंटल एजेंडा को तय करती है और प्रमोट करती है एनवायरमेंटल डायमेंशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑब्वियसली। इसमें इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये 95% तक इसकी जो कंट्रीब्यूशन है ये वॉलंटरी होते हैं। ओके, एंड विच इज़ द मेन गवर्निंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली। ओके, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली इज द हाईएस्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट decision making body of the environment containing 193 member states. So you can understand the level of the United Nations Environment Assembly, and it is the governing body of United Nations Environment Program. Now we will talk about the publications. तो publications में Our Planet, Tunja, Atlas of Our Changing Environment, Global Environment Outlook, ये सारे पब्लिकेशंस यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है। ये आपको एकदम से याद करने की ज़रूरत है। अवर प्लैनेट, तुंजा, एटलस ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। साथ ही साथ कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं एनवायरनमेंट यूएनएफ के द्वारा, जैसे कि चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड हो गया। ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है। ओके, साथ ही साथ सीड अवार्ड क्या करता है, स्मॉल लेवल पर अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, इस तरीके से वो एक इंडस्ट्री खोलना चाह रहा है, एक इनोवेशन कर रहा है जिससे कि इन्वायरमेंट को बेनिफिट हो रहा है, तो उसको क्या दिया जाता है, सीड अवार्ड दिया जाता है। अगर यहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ इन्वायरमेंट के फील्ड में अच्छा काम कर रही है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है ससाकावा प्राइज़ के द्वारा। तो ये सारे प्राइजेस एंड अवार्ड्स आपको पता होना चाहिए कौन देता है और किस चीज़ से रिलेशन है। अब यूनाइटेड नेशन होस्ट करता है काफ़ी सारे कन्वेंशंस के सेक्रेटेरिएट। ओके, कन्वेंशन जैसे कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइट्स, मिनामाटा, बेसल, रॉटरडैम, स्टॉकहोम, वियना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कन्वेंशन CMS, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, कार्पेथियन, बमाको, तेहरान। अगर आप लोगों ने इन्वायरमेंट का बेसिक्स कवर कर रखा है तो आपको इन सारी कन्वेंशंस के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया ही होगा। ये न्यू कन्वेंशन आपको देखने को मिलेगी, कार्पेथियन, बमाको एंड तेहरान। तो कार्पेथियन कन्वेंशन जो कि यूरोप में लाई करते हैं, एक रीजन है वहाँ पर, माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पर वहाँ का जो रीजन है उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। बमाको डिक्लेरेशन जो कि माली का कैपिटल है, ठीक है, माली कहाँ पे पड़ता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो वहाँ पर हजार्डियस वेस्ट का इम्पोर्ट को रेगुलेट किया जाए। ओके, वहाँ पर कोई भी इम्पोर्ट ऑफ हजार्डियस वेस्ट ना होना चाहिए, लाइक दैट बमाको कन्वेंशन सेज। एंड तेहरान कन्वेंशन टॉक्स अबाउट द मैराइन एनवायरनमेंट ऑफ कैस्पियन सी। लेट अस सी द मैप्स ऑफ दीज रीजन्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। कार्पेथियन रीजन ये आपको देखने को मिला, यहाँ पे रोमानिया आ गया आपका, यहाँ पे आपका यूक्रेन आ गया, ये स्लोवाकिया आ गया। तो आपको पता होना चाहिए अगर कार्पेथियन रीजन है तो वो किस किस कंट्रीज से पास होता है, रोमानिया, यूक्रेन, स्लोवाकिया एंड चेक रिपब्लिक। ओके, इफ यू टॉक अबाउट बमाको, तो बमाको पड़ता है आपके माली में, माली कैपिटल जो वेस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है। कैस्पियन सी की बात करें तो आपको कैस्पियन सी के लिए कौन सा कन्वेंशन था, तो आपको पता होगा तेहरान कन्वेंशन था, तेहरान। तो तेहरान कन्वेंशन में कैस्पियन सी के रेगुलेशन की बात की गई है। तो कैस्पियन सी में कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती हैं, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी बार आता भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए ट्रिक आपको पता होगी, केतार, KITAR, KITAR, या फिर तारीख भी कई लोग यूज़ करते हैं। तो केतार में क्या है, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान एंड रशिया, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये कैस्पियन सी को सराउंड करती हैं। अगर हम देखें की टर्म्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अडेप्टेशन हो गई। तो अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि एडजस्टमेंट टू एक्चुअल और एक्सपेक्टेड क्लाइमेट एंड इट्स इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग then you have to adjust according to the need of the climate change. Okay, तो that is called adjustment। तो उसको हम बोलते हैं अडेप्ट करना। ओके, तो ह्यूमन सिस्टम, जैसे कि कहीं पर अगर बाढ़ आ गई तो नेक्स्ट टाइम यू हैव मेड अ ब्रिज so that the people can pass through if any flood comes, so that is particular thing called adapting to the situation, है ना। Sometimes what happens that we are not able to adapt that much which is required, or whatever we have set. For example, we have said that we will reach a target of 500 gigawatts from renewable energy, but we are reaching only up to 400 gigawatts. So whatever the difference between the actual implemented adaptation and socially set goals which we have set, the difference between that is called adaptation gap, and that is need to be bridged. Okay,
the whatever the cost we need to put in doing the adaptation according to the climate change, it is called the adaptation cost. Okay, now for adaptation what we will do, we have many ways. one of the ways is the nature based solution. नेचर बेस्ड सॉल्यूशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो कि हमको अडेप्टेशन की ओर ला सकता है. टेक्निकल भी तरीके होते हैं, कुछ और तरीके भी होते हैं, बट नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हमेशा सस्टेनेबल होता है, सस्टेनेबली मैनेज कर सकता है नेचुरल रिसोर्स को और मॉडिफाइड इकोसिस्टम को, कि वो आप वापस से रीस्टोर कर सकें और सोसाइटल चैलेंज को एड्रेस कर सकें इन अ इकोनॉमिक मैनर. तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की यहाँ पे बात की गई है. और क्लाइमेट फाइनेंस, ऑब्वियसली क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट की जब हम बात करेंगे तो इसके लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, जैसे कि आपने GEF सुना होगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ना, ग्रीन क्लाइमेट फंड. तो ये सारे फाइनेंस की बात की है. तो क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि नेशनल, लोकल और ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग ड्रॉन फ्रॉम द पब्लिक हो, प्राइवेट हो और अल्टरनेटिव सोर्स टू सपोर्ट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एक्शन इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज. ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. हम आगे बढ़ते हैं. So let us start with the fifth adaptation report 2020. This adaptation gap report, obviously we know what is the meaning of the adaptation gap. The meaning of adaptation gap is the difference between what are the societal goals and what we are achieving. Okay. So what they said is that the annual cost of adaptation to the effects of climate change is estimated to be quadruple, means 4 times by the 2050. Okay, as of now whatever the cost, adaptation cost is there, it will be 4 times by the 2015. Hence there is a need of adaptation finance. The ever increasing adaptation cost has outspaced the growth in adaptation finance. Hence there is a need. Two important things this report says, that adaptation cost for a developed country is more than the developing. However, adaptation burden is more for a developing country than a developed country. I will explain you why. Because obviously, if any developed country, let's say USA, so for them there will be much more industries as compared to developing. Hence, the cost in changing their industrial system is more than the developing, because in the developing more less industry will be there. However, the impact of the climate change, which is called as the adaptation burden, that will be more on the developing, because developing countries are more impacted than the developed countries with respect to climate change, because developing countries have less financial solutions to mitigate and change and adapt. Okay, hence developing countries burden is more. The suggestions given by this report is the public and private partnership. Public private financial solutions should be there, and the solutions we have to use is the nature based solution for the sustainable development and mitigating the effect of the climate change through greenhouse gas emission reduction. Now, since we have talked about so much about the adaptation finance, now we will see some global green finance mechanism, that how we finance the climate. So there are few mechanisms, starting with the Green Climate Fund, which was constituted under the United Nations Framework for Climate Change. Okay, this framework was constituted in 2009 to mobilize 100 billion per year. हर एक साल में कितने रुपीस लाना चाहिए, 100 बिलियन रुपीस लाना चाहिए बाय द ईयर 2020. ऐसा वादा किया था सारे के सारे लोगों ने मिलकर UNFCCC में. अब डेवलपिंग कंट्रीज को वो क्या करेंगे, इस 100 बिलियन से हेल्प मिलेगी, उस 100 बिलियन को इन्वेस्ट किया जाएगा कार्बन प्रोजेक्ट्स में, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो रिड्यूस कर सकें. ऐसा ही एक और इनिशिएटिव, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड, जिसको वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्टर करता है. उसकी ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, ये 5 कन्वेंशन के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह से काम करता है. ये फंड जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को अवेलेबल होंगे, और कंट्रीज जिनका इकोनॉमिक ट्रांजिशन में है, ताकि वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट्स में, फॉर एग्जांपल पेरिस में NDC है,
तो उनको मीट करने के लिए GEF फंड आपको हेल्प करता है। अब ये कन्वेंशन कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी UNFCCC, स्टॉकहोम का POP, UNCCD एंड मीनामाटा। So you have to remember that these GEF is related to CVD, UNFCCC, POP, UNCCD एंड मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम अगले फंड की ओर बढ़ें तो एडेप्टेशन फंड जिसकी हमने बात की। एडेप्टेशन फंड 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें जो है इट इज़ फाइनेंस्ड विद द शेयर ऑफ प्रोसीड फ्रॉम द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ओके, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्री में प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करती हैं, कार्बन प्रोजेक्ट्स, जिससे कि कार्बन रिडक्शन होता है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी भी आती है उस कंट्री में डेवलपिंग में। तो इस सब का फाइनेंस किया जाएगा अडेप्टेशन फंड के द्वारा। और जो पार्टीज क्योटो प्रोटोकॉल के लिए एग्री करती थी उनको ये बात कही गई कि आपको क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टीज़ को अडेप्टेशन फंड यूज़ करना है। कैसे? डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री को डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करके क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म थ्रू। वो किस फाइनेंस से करेंगी? तो वो फाइनेंस का नाम है अडेप्टेशन फंड। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड एक और ये फंड भी UNFCCC में बनाया गया ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कैपेसिटी बिल्डिंग और अडेप्टेशन में हेल्प कर सके। इसका SCCF का जो ऑपरेटिंग एंटिटी है वो है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जो कि हमने देखा। ठीक है, आगे एक और फंड बनाया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, जो कि जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर द इन्वायरमेंट इसके द्वारा बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी की भी बात की गई। ये एक्चुअली UNFCCC का जो मैकेनिज्म है और CBD का मैकेनिज्म है, UNCBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वर्क करता है ताकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो सके और इमर्जिंग एंड ट्रांजिशन इन कंट्रीज़ को ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज में हेल्प कर सके। ओके, आपको ये ऊपर ऊपर से याद होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये वाली चीज़ की CBD, UNFCCC, POP, UNCCD, मीनामाटा GEF के अंडर आते हैं, ना कि GCF या कोई और फंड के। ये आपको याद होना चाहिए। और वर्ल्ड बैंक GEF को एडमिनिस्टर करता है। आगे बढ़ते हैं तो हम दूसरे इंडेक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसमें इंडिया ने 10th रैंक हासिल की है। टोटल कंट्रीज़ हैं 57 प्लस यूरोपियन यूनियन की 28 कंट्रीज़। इन दोनों को मिलाकर जो कंट्रीज़ हैं उसमें ये रैंक निकाली जाती है जिसमें इंडिया 10th आया है। ये सारी जो कंट्रीज़ हैं 90% ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एनुअली पब्लिश की जाती है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखने को मिलते हैं। पहली बात ये कि फर्स्ट 3 रैंक्स को एम्प्टी रखा गया। इन्होंने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वालों ने जो फर्स्ट 3 रैंक थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको एम्प्टी रखा बिकॉज क्योंकि किसी का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा लेवल पे था ही नहीं। यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन की रैंक यहाँ पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हाउएवर जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा लेवल पे नहीं रहा। अगर हम दूसरी बात करें तो सेवरल कंट्रीज़ ने अपनी NDC को, मतलब नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो कि पेरिस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग तय की गई थी कि ये सारे कंट्रीब्यूशंस नेशनली अपन करेंगे। हर एक कंट्री ये नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करेगी। उसमें सब लोगों ने अपने अपने NDCs को, काफ़ी सारी कंट्रियों ने अपने अपने NDC को अपडेट किया है। सध्या जो चाइना है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर निकल के आया है, जिसने क्या कहा है कि वो एक टारगेट रखता है नेट जीरो एमिशन का, नेट जीरो एमिशन बाय द 2060। एंड जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने भी लगभग सिमिलर टारगेट रखा है कि वो कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे 2050 तक। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स से निकल के आती हैं। किसने रिलीज़ की? जर्मन वॉच, NCI, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड कैन, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने। ओके, यहाँ पे अगर हम CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की कैटेगरीज की बात करें तो इंडिया ने पर्टिकुलरली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एनर्जी यूज़ में। एनर्जी यूज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फिर ग्रीन हाउस एमिशन में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और क्लाइमेट पॉलिसी इसमें भी काफ़ी अच्छा। हाउएवर रिन्यूएबल एनर्जी में उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। तो ये आपको याद रखना है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया ने किस पैरामीटर पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो एनर्जी यूज, GHG एंड क्लाइमेट पॉलिसी। एक और इसमें रिलेटेड न्यूज़ लेने दो कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है।
जो कि जर्मन वॉच के थ्रू रिलीज़ किया जाता है। अब इसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट ये रही है कि ये इंडिया जो है ये 7th वर्स्ट हिट कंट्री निकल के आया है एक्सट्रीम वेदर के कारण। ओके, जो कि जिसमें से जो मोजाम्बिक जो है वो सबसे वर्स्ट हिट कंट्री है। ओके, इंडिया 7th वर्स्ट है, और इंडिया की फर्टिलिटीज़ का भी नंबर दिया 2267, है ना, और इकोनॉमिक लॉस भी बिगेस्ट इंडिया को ही हुआ है। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स बताता है कि किस कंट्री के एंड किस रीजन में जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हो रहा है, और उससे कैजुअलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, हीट वेव्स, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओके, तो इंडिया 7th वर्स्ट कंट्री है, ये टर्म याद रखना। और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन रिलीज करता है? जर्मन वॉच। अगर हम बात करें दूसरी रिपोर्ट की, तो दूसरी रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, जो कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को रिलीज करने के लिए ग्लोबल क्लाइमेट इंडिकेटर्स का यूज़ करता है, जो कि मॉनिटर करता है डोमेन्स ऑफ रिलेवेंट क्लाइमेट चेंज। ओके, मतलब कि जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया, तो क्लाइमेट चेंज किस किस चीज़ होता है? एटमॉस्फेयर हो गया, वेदर इवेंट हो गए, रेन हो गई, परसिपिटेशन हो गया, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट निकलता है। अब इसकी फाइंडिंग क्या आई है कि इन 2020 जो टेम्परेचर था प्री इंडस्ट्रियल के लेवल के हिसाब से 1.2 डिग्री ऑलरेडी अभी अबव है। एंड नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये भी 2020 में ज़्यादा पाए गए। इन और ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो ग्रोथ रेट है वो भले ही स्लो हुआ है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इन लॉकडाउन ऑल्सो मीन्स 2020 में भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो पूरा क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हुआ ही है। इवन इन द COVID-19 period, the greenhouse gas have increased, according to this report, State of the Global Climate Report, which is released by the World Meteorological Organization. Another finding of this report is about the ocean acidification. Basically, whenever the ocean absorbs the carbon dioxide, there is a formation of acid. Okay, because of that, ocean get acidified, and because of the ocean acidification, there is a huge impact on the marine and aquatic life. Okay, like coral bleaching, you must have heard. Okay, dying of the marine aquatic life, or pollution, like that. So the ocean absorbs 23% of annual emission of the anthropogenic CO2. If the anthropogenic ने काफ़ी सारा मतलब 100% CO2 रिलीज किया इन द एनवायरनमेंट, तो 23% क्या करेगा? तो ओशियन ही उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो ओशियन ने CO2 एब्जॉर्ब कर लिया, उससे क्या हो गया कि जो ओशियन है वो एसिडिफाई हो गया। साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि CO2 अभी एब्जॉर्ब हो चुका है, तो CO2 बाहर नहीं जा पाया, तो CO2 की एब्जॉर्ब होने की वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो बाहर नहीं गया है, अंदर ही है क्लाइमेट में, इसमें अपनी अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ओशियन एसिडिफिकेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज भी बढ़ रहा है। तो एक अगेन यहाँ पर आप देखोगे एक साइकिल बन गई है। देखो, ये होता है ओशियन एसिडिफिकेशन। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आया, कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर मिला, और अगर इसको कार्बोनेट आयन मिला, कार्बोनेट आयन काफ़ी सारे मराइन एनिमल्स का सेल्फ बनाते हैं, या फिर रहने का हैबिटेट बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कर देंगे? एसिडिफाई कर देंगे, HCO3 बना देंगे, बाई कार्बोनेट आयन, जिसकी वजह से क्या होगा? ओशन एसिडिफिकेशन हो जाएगा। ओके, I hope you understood this concept. Moving forward to the World Meteorological Organization, which has released this report, State of the Global Climate Report. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 193 मेंबर्स एंड टेरिटरीज हैं। इट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर द मेट्रोलॉजी। ओके, it is a United Nation agency, and India is its member. Its headquarter is located at Geneva, Switzerland, and it is the supreme body for World Meteorological Congress. Okay, again moving forward to another important news, that is state of the climate change. काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स हैं सेम सेम नाम से हैं, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि क्या कौन सी रिपोर्ट किस चीज़ की है। अगर स्टेट ऑफ द क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट की बात करें, तो ये भी 2020 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ की है। ये प्रोवाइड करती है बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ स्ट्रेंथन प्रोटेक्शन फॉर द मोस्ट वल्नरेबल, इंक्लूडिंग द including through mechanisms such as CREWS.
What this report is saying that they are providing the measures how to how to strengthen their actions, how to strengthen countries' action against the climate change. So they will make new initiatives like CREWS. What is CREWS? Whatever the climate change is happening, उसका एक रिस्पॉन्स होगा, तो उसके लिए हमको एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। क्लाइमेट रिस्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम इनिशिएटिव, ऐसे करके काफ़ी सारे हम इनिशिएटिव्स लेंगे और क्लाइमेट चेंज को कम करेंगे। अगर हम दूसरी रिपोर्ट पे आ रहे हैं, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। अब ये एक रिपोर्ट है जो कि इंडिया ने रिलीज़ की है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये कहीं बाहर से नहीं, जबकि इंडिया की खुद की एक रिपोर्ट है इंडिया के लिए। तो यहाँ पर कुछ फाइंडिंग्स हमको देखने को मिली है। ये एक तरीके से फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू मेक दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट टू असेस द क्लाइमेट चेंज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, विच इज़ गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने दी है ये रिपोर्ट। ओके, moving forward to the India's map, now we can see the what are the findings of this report. They have said that हिंदू कुश हिमालय, यहाँ पर पूरा आपका हिंदू कुश हिमालय का रीजन पड़ता है। यहाँ पे बोला कि यहाँ पर टेम्परेचर 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। यहाँ पर सी लेवल है, ये जो कुछ पूरा सी लेवल है ये भी राइज कर रहा है। किस दर से? तो 1.06 से 1.7 मिलीमीटर से पहले करता था, आज की डेट में अगर बात करें तो 3 मिलीमीटर पर ईयर से कर रहा है। साथ ही साथ ड्रॉट की फ्रीक्वेंसी, मतलब जितने बार वो आ रही हैं, और स्पेस मतलब जितना एक्सटेंड में वो आ रही हैं, जितना फ्रीक्वेंसी से वो आ रही हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। और सी सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। यहाँ पे एक और बात की गई है, जो अरेबियन सी है, यहाँ पर अरेबियन सी लाई करता है आपका बे ऑफ बंगाल है, तो अरेबियन सी है, यहाँ पर टेम्परेचर का इंक्रीज काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। हाउएवर अगर आप वी कंपेयर अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, द टेम्परेचर ऑफ बे ऑफ बंगाल इज मोर देन अरेबियन सी, but the rate of increase of Arabian Sea temperature is also very high as of now. ओके, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियरिटी आ रही होगी। अगर हम दूसरे न्यूज़ पे आएँ तो बात की गई है कि हॉटस्पॉट इवेंट्स आपको देखने को मिले। एक स्टडी है काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर की, जिसने बताया गया कि मोर देन 75% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स आर दी हॉटस्पॉट ऑफ एक्सट्रीम हॉटस्पॉट, मतलब वो जगह जहाँ पर ज़्यादा क्लाइमेट इवेंट्स होने की चांसेस हैं। जैसे कि बिहार हो गया, तो बिहार में जो कोसी है, तो कोसी के नदी के पास आसपास फ्लड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो एक हॉटस्पॉट हो गया फ्लड का। लाइक दिस, यहाँ पर 75% ऑफ डिस्ट्रिक्ट में चांसेस हैं। ओके, हॉटस्पॉट है वो। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट की फाइंडिंग है कि 6 ऑफ इंडियाज 8 मोस्ट फ्लड प्रोन एरियाज in the last decade were in Assam. तो आसाम is became a huge hub of floods. ओके, तो आसाम फ्लड्स के बारे में आपको पढ़ना चाहिए कि आसाम फ्लड्स क्यों आती हैं, किस तरीके से होता है, क्योंकि इससे 8 में से 6 फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स जो लास्ट डिकेड में फाइंड की गई, वो कहाँ पर फाइंड की गई? आसाम में। ओके, ऑब्वियसली ये सारी जो हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट हैं, साइक्लोन्स या ईस्टर्न कोस्ट लाइन में थोड़े ज़्यादा हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ईस्टर्न कोस्ट लाइन में क्यों इतना ज़्यादा है, और कोस्ट यहाँ पर का जो साइक्लोन है वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं। और अरेबियन सी का मैंने आपको बताया कि वार्मिंग ऑफ द अरेबियन सी इज़ हैपनिंग, ओके, विच इज़ इम्पेक्टिंग ऑन दी मानसून ऑफ द इंडिया, बिकॉज साउथ वेस्ट मानसून आता है इंडिया में। ये आपका अगर इंडिया है, यहाँ पर मैं आपका अगर इंडिया बना दूँ ये, तो मानसून आपका इस तरीके से आगे कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। बट क्या होता है कि यहाँ पर जब वो आ रहा है, यहाँ पर जब वो इस कोस्ट को हिट करता है, तो क्या दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर अरेबियन सी वार्म हो जा रहा है, तो जो मानसून है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कभी कभी अर्ली बस्ट हो जाता है मानसून का। ओके, अगर हम बात करें आगे की रिपोर्ट्स के बारे में, तो ग्लोबल कार्बन रिपोर्ट, ओके, ग्लोबल कार्बन रिपोर्ट ये एक्चुअली फ्यूचर अर्थ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 2001 में फाउंड किया गया था। IGBP एंड IHDP, इसके फुल फॉर्म से याद करने की जरूरत नहीं है। तो फ्यूचर अर्थ और वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को बनाया गया है। इसमें ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में दो मेन दो मेन बजट्स तैयार किए गए हैं। बेसिकली ये टोटल 3 बजट्स तैयार करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन का। ये एक्चुअली एक्सेस करता है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस को क्वांटिफाई किया जाए कि किस सोर्स से कहाँ से आ रही है और उनकी कॉजेस क्या क्या है। और ये हेल्प करता है अर्बन रीजनल
कॉम्प्लीमेंट्री एफर्ट देता है कि एमिशंस को हम कम कर सकें, ठीक है। तो सजेशन देगा कि इसको इस तरीके से करना चाहिए ताकि एमिशन कम हो जाएगा। तो ये 3 मेन गैसेस को एसेस करता है। ये 3 मेन गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है एंड नाइट्रस ऑक्साइड है। ये तीनों गैस के बारे में आपको पता होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए। अब हम जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है वो है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, उसका बजट देखते हैं। तो ग्लोबल मीथेन बजट, ओके, तो ग्लोबल मीथेन बजट कौन रिलीज करता है? ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम मीथेन क्या है? मीथेन एक्चुअली एक ग्रीन हाउस गैस है और ये 84 से 86 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर है देन द CO2, ठीक है। 84 से 86 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर है। एंड CO2 के बाद यही जो है ये सेकेंड मोस्ट बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ह्यूमन कॉस्ट ग्लोबल वार्मिंग, ओके, सेकेंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। तो यहाँ से इसका सिग्निफिकेंस हमको समझ में आ गया। अब एक्चुअली मीथेन जो एटमॉस्फेयर पे काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहती है, लगभग 9 ईयर्स तक रहती है। एंड इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय द केमिकल रिएक्शन दैट द प्रोड्यूस ऑफ CO2 एंड वाटर। एरिया विथ द लार्जेस्ट इंक्रीज, हमको सबसे ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पर ग्लोबल मीथेन बजट में कहाँ पे देखने को मिलता है? तो अफ्रीका और मिडिल ईस्ट और चाइना का एरिया है, साउथ एशिया एंड ओशियाना। In these areas there is a largest increase of the global methane, okay, and not only the emissions sinks means जहाँ पर आपका मीथेन आगे सिंक हो जाता है, खत्म होता है यहाँ पे मीथेन, वो भी इंक्रीज हो गया है। अगर हम बात करें ग्लोबल मीथेन बजट 2008 से 17 की, तो आप देख सकते हो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ मीथेन कौन है? एग्रीकल्चर एंड वेस्ट। तो एग्रीकल्चर एंड वेस्ट से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है आपका मीथेन, मीथेन रिलीज होती है, ओके। एग्रीकल्चर में आपका लाइव स्टॉक भी यहाँ पर ही आ गया। दूसरा लेवल पे, दूसरे अगर उस पर जाए तो फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन से, फॉसिल फ्यूल का जो हम यूज़ करते हैं उससे ही मीथेन का इम्पैक्ट पड़ता है। तो हाईएस्ट इज एग्रीकल्चर, सेकंड नंबर पे एमिटर कौन है? फॉसिल फ्यूल। अगर हम सिंक की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिंक कौन करता है? ये आपका सिंक होता है एटमॉस्फेयर में, केमिकल रिएक्शन की वजह से जो सिंक होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम देखें तो टोटल एमिशंस और टोटल गैप, टोटल सिंक में बात करें तो टोटल एमिशन 576 के अराउंड है और टोटल सिंक 556 के अराउंड लाई करता है। तो अगर हम देखें तो 10 का एमिशन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 10 हो गया अपना नेट एमिशन, नेट एमिशन होता है, ओके। रिलीज किसकी वजह से होता है? तो एग्रीकल्चर, फिर फॉसिल फ्यूल। इसमें एक और चीज़ है, जो वेटलैंड है वो भी ग्लोबल मीथेन को रिलीज करते हैं। हाउएवर दैट इज अ ग्रीन रिलीज विच इज नॉट ड्यू टू द ह्यूमन इफेक्ट, that is why we have put into the green. If we talk about the human plus natural effect, then the wetland will come on the second level, okay, of the release of the global methane. Now talking about the global nitrous oxide, basically GCP and INI, global carbon project, and INI इस ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड के बजट को बनाता है। क्या इसमें क्या है कि ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट CO2 हो गई, सेकंड मीथेन हो गई, थर्ड कौन सी हो गई? N2O। N2O बेसिकली एक लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैस है एंड इसका लाइफ टाइम बहुत बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 116 ईयर्स तक इसका लाइफ टाइम जाता है, प्लस और माइनस 9। इतना इम्पोर्टेंट है और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये पता ही है। अब यहाँ पर फाइंडिंग्स क्या आई हैं? फाइंडिंग्स ये आई हैं कि ग्लोबल नाइट्रस एमिशन में, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन में 10% ग्रेटर ग्लोबल एमिशन 2016 में रजिस्टर किए गए। डोमिनेंट कॉज यहाँ पर यह है कि काफ़ी ज़्यादा आजकल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स होने लगा है, जो कि एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन का नीड बहुत ज़्यादा होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट एग्रीकल्चर बिकेम द डोमिनेंट कॉज ऑफ द नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर, ओके। Moving forward to the agriculture production contributed to 70% of global anthropogenic N2O emission. Agriculture production contributed to almost 70% of global anthropogenic emission। मतलब यहाँ पर हाईएस्ट अगेन कौन हो गया? एग्रीकल्चर आ गया। मीथेन में भी हमने देखा था कौन था हाईएस्ट? एग्रीकल्चर था। यहाँ पर भी कौन है? एग्रीकल्चर की वजह से सबसे ज़्यादा N2O रिलीज हो रहा है। अगर हम एरिया की बात करें तो ईस्ट एशिया, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे एरियाज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एमिशंस आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर की वजह से। और हाईएस्ट ग्रोथ रेट अगर हम किसी जगह पे देखें तो ब्राज़ील में काफ़ी हाईएस्ट ग्रोथ रेट है N2O की।
चाइना में और उसके बाद इंडिया में। तो इंडिया थर्ड नंबर पे आता है N2O की रेट के लिए, ग्रोथ रेट के लिए। अब हम बात करें तो ग्लोबल N2O बजट इस तरीके से बनाया गया है। ग्लोबल N2O बजट ये कह रहा है कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस हैं ये, है ना, इसमें कितना आता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर यहाँ पे हाईएस्ट हो गया। अगर नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो नेचुरल सॉइल से भी रिलीज होता है, नेचुरल सॉइल से भी रिलीज होता है। हाईएस्ट किस से रिलीज होता है? तो नेचुरल सॉइल से हाईएस्ट रिलीज होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर, है ना। तो यही दोनों मिला के अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ये पूरा पूरा कवर कर लेते हैं। तो नेचुरल सॉइल से जो रिलीज होता है और एग्रीकल्चर रिलीज होता है, और बाकी छोटे छोटे चीज़ों से भी रिलीज होता है, जैसे कि अपना फॉसल फ्यूल हो गया, पोस्ट डिफॉरेस्टेशन हो गया, बायोमास बर्निंग हो गया, इन सब से भी रिलीज होता है। सिंक किससे होता है? तो एटमॉस्फेरिक केमिकल सिंक होता है इसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है। और N2O ओशियन से भी रिलीज होता है। तो हमको एक क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए कि हाईएस्ट नेचुरल सॉइल, सेकंड एग्रीकल्चर एंड थर्ड इज ओशियन, इन तीनों से रिलीज होता है। और सिंक क्या होता है N2O का? तो केमिकल सिंक होता है इसका, ठीक है। एटमॉस्फेयर से जो केमिकल रिएक्शन होंगे जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो इसको सिंक करवाते हैं N2O को। अब हम एक और रिपोर्ट की बात करें जो कि है लॉस ऑफ द आइस कवर ऑन द आर्कटिक सी। बेसिकली आर्कटिक सी आपको नदर्न एरिया ऑफ वर्ल्ड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो नदर्न सबसे नदर्न मोस्ट पार्ट है, वहाँ पर आपको आर्कटिक सी मिलता है, ठीक है। तो आर्कटिक सी का जो आइस कवर है ये लॉस हो रहा है। इसका रीजन NCPOR बताता है। तो NCPOR पहली बात तो ये कहता है कि लार्जेस्ट डिक्लाइन ऑफ आर्कटिक सी विटनेस किया गया जुलाई 2019 में। दिस इज सिग्निफाइंग दैट द एविडेंस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे पहले तो आइस का एरिया है वो कम हो रहा है क्योंकि आइस मेल्ट हो जा रही है। और ये बात बोली कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक आर्कटिक सी में कोई भी आइस नहीं बचेगी। ओके। इम्पैक्ट आर्कटिक सी के लॉस होने से क्या फ़र्क पड़ेगा हमको? तो सबसे पहला तो जो आर्कटिक सी में जो भी एनिमल्स फ्लोरा फौना एग्जिस्ट करता है, जैसे पोलर बियर हो गया, तो उनका हैबिटेट ही लॉस हो जाएगा, उनका घर ही छूट जाएगा, कोस्टल इरोजन हो जाएगा, आइस एल्बिडो फीडबैक आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि आइस का जो मेल्टिंग होगा उससे क्या होगा कि आपको डार्क वाटर देखने को मिलेगा। आइस मेल्ट हो गया, डार्क वाटर आ गई, जो कि डार्क वाटर रहेगा वो क्या करेगा? सन की लाइट्स को मोर एब्जॉर्ब करेगा। अब सन की लाइट्स को उसने मोर एब्जॉर्ब किया तो क्या होगा कि जो वाटर है वो वार्म हो जाएगा। वाटर वार्म होते ही क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ आइस बढ़ जाएगी। तो ये आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक साइकिल, क्योंकि जो किसी भी चेंज को बढ़ाता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, किसी भी चेंज को अगर कम करता है तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिव फीडबैक साइकिल। साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट ग्लोबल क्लाइमेट पे भी रहेगा। ओशियन सर्कुलेशन जो है, ओशियन करंट्स आपको पता है, तो उन पर आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा। और रीजनल वेदर पे भी, जो कि इवेपोरेशन है, रेट है, ये सारे जो इसका आर्कटिक ओशियन के अगल बगल का एरिया है, नेबरिंग एरिया, यहाँ पर जो डेली ब्रीज होता है, सी ब्रीज होता है, लैंड ब्रीज होता है ना, ये सारी चीज़ें, इवेपोरेशन रेट, ह्यूमिडिटी, इन सब में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके। हम आर्कटिक ओशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आर्कटिक ओशियन है ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट ओशियन है, और इसको बॉर्डर करता है ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, अलास्का, रसिया, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली विद द आइस, कम्प्लीटली कवर्ड विद द आइस मेजॉरिटी ऑफ द ईयर। यहाँ पर रिसर्च सेंटर जो है NCPOR इंडिया में है, NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। यहाँ पर एक ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस बनाया गया है, जिसका नाम NCPOR है, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, NCPOR इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंडियन स्टेशन इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये आर्कटिक है। अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अंटार्कटिक ओशन देखने को मिलेगा। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में मैत्री एंड भारती स्टेशन है, उसका मेंटेनेंस कौन करता है? NCPOR। और आर्कटिक में जो हिमाद्री है उसका मेंटेनेंस कौन करता है? NCPOR। अब यहाँ पर अगर ब्यूफोर्ट सी आप देख लो, कौन कौन से ब्यूफोर्ट सी आर्कटिक ओशन को और आर्कटिक को सराउंड करते हैं, तो आप देखोगे कि ब्यूफोर्ट सी है, चुक्ची सी है, ईस्ट साइबेरियन, लाप्ते, कारा सी, ये सारा जो है ये साइबेरियन, ये पूरा एरिया रसिया का है, ये कारा सी, बारन सी। ये आपका नॉर्वेजियन आ गया, आपका यूरोप, यहाँ पे आ गया ग्रीनलैंड, यहाँ पे दक्षिण पे ये आ गया आपका अमेरिका, अमेरिका के बीच में जो लेब्राडोर सी जाता है ये वो आ गया।
ठीक है, ये कनाडा आ गया, ये आपका चुपची सी आ गया, अलास्का, बेरिंग सी। ठीक है, तो ये सारे सीज आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आर्कटिक सर्कल को सराउंड करते हैं, कौन कौन से सी। अब हम बात करते हैं सी लेवल राइज के बारे में। तो सी लेवल राइज में एक रिपोर्ट है, रिसेंट रिपोर्ट है, जिसका नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसने ये कहा है कि 0.5 से 0.7 तक वर्ल्ड का लैंड एरिया है, दैट इज रिस्क ऑफ द एपिसोडिक मीन्स काफ़ी ज़्यादा कोस्टल फ्लडिंग बाय 2100 तक आने की संभावना है। तो हमको पता करना पड़ेगा कि कॉजेस क्या हैं इस तरीके से सी लेवल राइज होने के। तो आप देखोगे कि पहला थर्मल एक्सपेंशन होता है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन किस वजह से हो रहा है, क्योंकि देखो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो हर एक चीज़ एक्सपेंड करती है। ठीक है, सिंपल लॉ ऑफ अपना फिजिक्स के लॉ है। तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से कोई भी चीज़ एक्सपेंड करती है तो सी लेवल राइज होता ही है ऑब्वियसली। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, साथ ही साथ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका की आइस शीट्स कम हो रही हैं, है ना। इसके साथ ही साथ जो टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर है उसका भी नेट स्टोरेज चेंज हो रहा है, लैंड यूज चेंज हो रहा है। जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए हम लोग पानी अंदर ग्राउंड वाटर से बाहर निकाल ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हम पानी को ग्राउंड वाटर से बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लैंड यूज चेंज हो रहा है। उस चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है कि टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर भी चेंज हो रहा है, टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर कम या ज़्यादा हो रहा है, और इसकी वजह से जो टोटल सी लेवल है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ ही साथ छोटे 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 इवेंट्स होते रहते हैं लोकल लेवल पे, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, टाइड आ गया, स्टॉर्म आ गया, एल नीनो आ गया, किसी टाइम पर ज़्यादा बारिश हो गई लानीना की वजह से। इन सारी फैक्टर्स को लेके अगर हम कहें तो सी लेवल राइज होता है। ठीक है, कॉजेस ऑफ सी लेवल राइज देख लिया। अब हम अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जाने वाले हैं जिसका नाम है एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट एंड थोड़ा टफ टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है ये टॉपिक, एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होता है। देखिए क्या हुआ है कि आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस जो कि नैनीताल में है, इन्होंने ये फाइंड किया है कि एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग जो ट्रांस हिमालय रीजन पे है, ये ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है। अभी एकदम आप चिंता मत कीजिए, एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, रेडिएटिव फोर्सिंग पहले को तो हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होता है। अब ये बोल रहे हैं कि कोई भी आप एक फैक्टर ले लीजिए, जैसे कि हम लेते हैं ग्रीन हाउस गैस ले लेते हैं। अब हर हमेशा अर्थ का क्या होता है, अर्थ एंड एटमॉस्फेयर का एक सिस्टम होता है, हीट बजट होता है। ओके, देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ बजट। अब व्हाट हैपन्स इज दैट इफ देयर इज एनी ग्रीन हाउस गैस, अनदर फैक्टर ग्रीन हाउस गैस को हम कंसिडर करते हैं, ग्रीन हाउस गैस की वजह से अर्थ और एटमॉस्फेयर का जो सिस्टम है उसका इनकमिंग एंड आउट गोइंग एनर्जी फिक्स होती है, वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से उस इम्बैलेंस वो बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है। इम्बैलेंस की वजह से जो इफेक्ट पड़ा, तुमने बोला कि ये रेडिएशन जो है वो चेंज हो गई। जैसे कि ये आप देखोगे कि ज्योग्राफी की जो आपकी एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी की, तो उसने हीट बजट दिया है। अभी ये पूरे नंबर आपको दिए गए हैं, 17 है, ये 23 है, ये सारा पूरा फिक्स्ड है। अब जब भी यहाँ पर CO2 की मात्रा, CO2 का लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा, तो ये नंबर आपके चेंज होने लगेंगे। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ, GHG की वजह से हुआ। तो यहाँ पर GHG की वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ऐसे ही काफ़ी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सरफेस एल्बिडो हो गया, एरोसोल हो गया, क्लाउड हो गया, इनकी वजह से भी इम्बैलेंस होगा। तो किस ग्रीन हाउस गैस या फिर किस फैक्टर की वजह से कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये आपको एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग, ये रेडिएटिव फोर्सिंग बताता है। अब एरोसोल की वजह से अगर रेडिएटिव फोर्सिंग हो रही है, उसको बोलेंगे हम एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग। एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग, एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होती है, एरोसोल की वजह से जो रेडिएटिव फोर्सिंग है, मतलब जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है अर्थ एंड एटमॉस्फेयर के सिस्टम में, उसको हम बोलेंगे एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग। ये एक्चुअली इसका यूनिट वॉट्स पर स्क्वायर मीटर होता है। एंड ARF रिप्रेजेंट्स द नेट चेंज इन द एनर्जी बैलेंस, जो मैंने आपसे बोला अर्थ सिस्टम का। एंड ड्यू टू सम फोर्स्ड पर्टर्वेशन मतलब चेंज, जो कि ह्यूमन के द्वारा एरोसोल इंट्रोड्यूस किए गए। एरोसोल क्या होता है, एरोसोल आपको पता होगा कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल सस्पेंडेड होते हैं जो कि एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। अभी हम एरोसोल को अच्छे से डेप्थ में समझेंगे। अब इससे हुआ क्या है कि रिसर्च ने ये बताया है कि जो ट्रांस हिमालयन रीजन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग हो रही है, और मंथली मीन ऑफ एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग कैन लीड टू द
0.04 डिग्री टू 0.13 डिग्री सेल्सियस। ओके, इतना चेंजेस आता है उस एरिया में। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं कि एरोसोल क्या होते हैं। तो एरोसोल में हम बात करें, एरोसोल कॉम्बिनेशन लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल के होते हैं। Aerosol is defined as a combination of liquid or solidical particles suspended in the gaseous or liquid environment. Okay. अब इनकी एक डेफिनेशन दी गई है कि लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में लेस देन 1.5 किलोमीटर होते हैं। हाउएवर ऐसा नहीं है ज़रूरी कि यही यही हाइट पर ही अवेलेबल हो। कुछ कुछ एरोसोल्स तो स्ट्रेटोस्फेयर में भी अवेलेबल हो जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड लेयर एरोसोल बोलते हैं। इफेक्ट क्या होता है इनका? इफेक्ट ये होता है कि एटमॉस्फेरिक केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है ना, एयर क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, क्लाउड्स के ड्रॉपलेट में चेंजेस आने लगते हैं। सोर्सेस ये हैं कि नेचुरली मिनरल डस्ट, है ना, सी सॉल्ट और वोल्केनो, इन सब से नेचुरली एरोसोल बन सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक में अगर हम फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं तो उसका स्मोक निकलता है, तो वो एक तरीके से जो उसके कंपोनेंट्स निकलते हैं वो एरोसोल को बन जाते हैं। और वेस्ट इंसिनरेशन, हम किसी भी वेस्ट को काफ़ी हाई टेम्परेचर पे बर्न कर दें, अगर कंबशन कर दें, तो क्या होगा कि उसके पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे और वो क्या बन जाएंगे, फिर से एरोसोल बन जाएंगे। अगर जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो यही उससे फॉसिल फ्यूल निकलता है ना, डस्ट भी ऊपर जाती है, इंडस्ट्री की वजह से डस्ट जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से डस्ट ऊपर जाती है, तो ये सारे मिलकर एरोसोल बनते हैं। और ये सारे के सारे इम्पैक्ट करते हैं कहाँ पर, आपके एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग में। एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग होती है इसकी वजह से ये सारे जो इम्पैक्ट्स हमने देखे थे यहाँ पर, ये इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग की वजह से। अब ये सारे फिजिकल ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जीएचजी का एग्जांपल दिया था कि जीएचजी की वजह से इतना चेंज हो रहा है। ये अलग अलग चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे ज़्यादा चेंज होता है, मीथेन में उससे कम, हेलोजन में उससे कम। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग का। अब यहाँ पर हमने जो हमारा पहला टॉपिक था ग्लोबल सिनेरियो, वो हमने कंप्लीट किया। इसके बाद आती है चीज़ कि हम ग्लोबल कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव्स की बात करें, तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अभी इस वाले लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं, और इतना लेक्चर आप लीजिए और एक बार PT 60 को खुद से पढ़िए, बेसिक कंसेप्ट को रिवाइज करिए। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इतने कंटेंट को प्रिपेयर करके रखिए अच्छे से।